Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of March 2021. तो 31 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे और इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। लगभग 37 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड टिल नाउ, है ना। 36 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग लेक्स, एंड आपको अरेंज करना है स्वेज कैनाल की लेक्स को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो स्वेज कैनाल की लेक्स दी हुई हैं, आपको अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन आर ए, पहले ऑप्शन देख लो क्या है। तो इसमें है लेक तिमसा, लेक मंजाला, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक। तो आपको अरेंज करना है इन लेक्स को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रिस्पेक्ट टू अरोमा मिशन कंसीडर द फॉलोइंग। अरोमा मिशन के रिगार्डिंग देखते हैं स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द मिशन एम्स टू ब्रिंग मोर एरिया अंडर कैप्टिव कल्टिवेशन ऑफ एरोमेटिक कैश क्रॉप्स, पर्टिकुलरली टारगेटिंग रेन फेड डिग्रेडेड लैंड्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द मिशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 इज पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 कौन पब्लिश करता है इनमें से? ऑप्शंस आर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। मैं आपको एंड में आंसर्स बता दूंगा इन क्वेश्चंस के जो भी हैं। तब तक आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी किया करिए, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहले पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज से, मणिपुर रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन रिफ्यूजीज एंड मिजोरम इज प्लानिंग टू इंक्लूड म्यांमारीज अंडर द MGNREGS। अब आप सबको पता है कि म्यांमार में परसिक्यूशन हो रहा है। किसका परसिक्यूशन हो रहा है? ऐसे व्यक्तियों का परसिक्यूशन हो रहा है जो कि वहाँ पर एंटी मिलिट्री या एंटी मिलिट्री जुंटा कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप सबको पता है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, जो कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटा करके कू कर दिया था किसने? मिलिट्री जुंटा ने। और वहाँ पे जो ऑंग सैन सू की हैं उनको अरेस्ट कर लिया था। इसके प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, है ना। सो ये एक केस हो गया। दूसरा, रोहिंग्यास का वहाँ परसिक्यूशन चलता ही रहता है। तो यहाँ पे कुल मिला के मिला जुला परसिक्यूशन काफ़ी हो रहा है, एंड वहाँ से लोग भाग रहे हैं नाउ टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है ना। इसके पहले इंडिया ने, मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर डायरेक्टिव दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी क्लियर डायरेक्टिव दिया था कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कि म्यांमार से रिफ्यूजी की तरह भाग के यहाँ पर आया है, वो एक इलीगल माइग्रेंट की तरह रहेगा, ट्रीट किया जाएगा और उसको डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि 1951 का कन्वेंशन है रिगार्डिंग दिस, और उसमें एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट वो कहता है कि अगर आपने कन्वेंशन, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 चाहे आपने ज्वाइन किया हो या 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन आपने ज्वाइन ना किया हो, लेकिन आप किसी भी रिफ्यूजी को जो कि परसिक्यूशन से भाग करके आपके पास आया है, उसको डिपोर्ट या रिफाउल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब इंडिया में कुछ स्टेट्स है जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक जो स्टेट है वो है मिज़ोरम। मिज़ोरम ने क्या किया है कि मिज़ोरम ने काफ़ी जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है वहाँ से काफ़ी लोगों को अंदर आने दिया, और नाउ दे आर प्लानिंग टू इंक्लूड देम अंडर द मनरेगा। उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द मनरेगा स्कीम, ठीक है ना। तो ये भी एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। देन मणिपुर ने भी एक लेटर निकाला था, मणिपुर गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था लास्ट वीक, जिसमें कि उन्होंने ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया था टू नॉट सेट अप एनी कैंप्स फॉर म्यांमार नेशनल्स क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू इंडिया एंड पोलाइटली टर्न अवे दो सीकिंग रिफ्यूज। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था लास्ट वीक,
जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी कैंप सेटअप ना किया जाए म्यांमार नेशनल्स के लिए और उनको पोलाइटली टर्न अवे कर दिया जाए। नाउ दे हैव विड्रॉन दैट लेटर, ठीक है ना, उन्होंने विड्रॉ कर लिया उस लेटर को, ठीक है ना। बड़ा सवाल ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सो दीज आर द स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद द म्यांमार, ठीक है ना। लगभग 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, दीज आर द स्टेट्स। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है ना, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। तो दीज आर द स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद योर म्यांमार, इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो दिस इज द स्टेट गोइंग ऑन। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट देखो, फोटो में लिखा हुआ था कि टियायू रिवर, देयर इज अ रिवर नेम्ड एज टियायू रिवर विच इज एक्टिंग एज अ डिवाइड बिटवीन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर इन मिजोरम। तो यहाँ पे ये भी देख लो, यहाँ पे ये टियायू रिवर है, TIAU, TIAU, तो इसको TIU रिवर आप बोलेंगे। एंड दिस इज एक्टिंग एज अ डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन द मिजोरम स्टेट। तो मिजोरम स्टेट में ये बॉर्डर की तरह काम करती है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। कन्वर्टिंग वेस्ट टू ग्रीनरी, द ताइवान एक्सपीरियंस। नाउ हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर कोलैबोरेटिंग विद ताइपी और ताइवान। हम उस ताइवान के साथ कोऑपरेट करेंगे नाउ। एंड एक उनसे हम एक तरीके से गाइडलाइंस लेंगे फॉर कन्वर्टिंग द वेस्ट टू ग्रीनरी, जो कि ताइवान ने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है। दे हैव फॉर्म्ड अ सर्कुलर मॉडल, उन्होंने एक सर्कुलर मॉडल बनाया है, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल बनाया है, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चरल वेस्ट को वैल्यू में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। नाउ दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वेस्ट को वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। नाउ दिस इज द मॉडल विच वी कैन ऑल्सो अप्लाई। इट्स अ विन विन सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क, ये एक विन विन सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क है, जिसको अगर हमने इंप्लीमेंट किया तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हमको मिलेगा। ना केवल पोल्यूशन में घटोतरी होगी, बल्कि ये जो वेस्ट से हम एनर्जी और वेस्ट से हम जब वेल्थ बनाएंगे तो वो दैट विल बी टू गुड ऑल्सो, ठीक है ना। तो कौन कौन से एरियाज है जहाँ हम कोलैबोरेट करेंगे ताइवान के साथ, तो न्यू स्पेस मार्केटिंग, सोलर सेल टेक्नोलॉजी, UAV एग्रीकल्चर जो कि ताइवान में काफ़ी ज़्यादा चलता है ना, प्रिसीजन हेल्थ एंड AIoT, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें प्रिसीजन हेल्थ के फील्ड में। एडवांस्ड सेमी कंडक्टर, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि सेमी कंडक्टर के फील्ड में ताइवान बहुत ज़्यादा आगे है, सेमी कंडक्टर्स के फील्ड में ताइवान बहुत ज़्यादा आगे है। देखो उनका सर्कुलर इकोलॉजी मॉडल, देखो उसमें रीयूज, रिसाइकल, बायोमास, मैन्युफैक्चर, कंजम्पशन, ठीक है ना, मतलब कि वो रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं उससे बायोमास का, देन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं वो, ठीक है ना। एंड कंजम्पशन किस फॉर्म में करते हैं, बायो एनर्जी, बायोकेमिकल के फॉर्म में करते हैं। मैन्युफैक्चर वो बायो रिफाइनरी इंडस्ट्री के फॉर्म में करते हैं। रीयूज, एंड ऑफ लाइफ टेक्नोलॉजी, रिसाइकल यूजिंग द CO2 इन सॉइल, एंड बायोमास में क्या क्या आता है, शुगर, स्टार्च और लिग्नो सेल्यूलोज, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो सर्कुलर बेस्ड मॉडल है ताइवान का, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। एंड वेस्ट टू एनर्जी मॉडल है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ताइवान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और दैट इज़ द थिंग विच इंडिया कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। एंड वो बिल्कुल बहुत कम वहाँ पे PM2.5 और ये सब प्रोडक्शन होता है, तो हम भी वो सारी चीज़ें अगर सीख ले तो हमारे यहाँ कहना चाहिए पॉल्यूशन भी कम होगा, और बायोप्लास्टिक और इन सब का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो हेल्थ रिस्क भी कम से कम रहेंगे आपको, और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी कम से कम रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी सस्टेनेबल अप्रोच विच वी कैन लर्न फ्रॉम द ताइवानीज एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दिस वॉज द न्यूज़। आगे जो मूव करते हैं आर्टिकल में, एडिटोरियल में आते हैं, इंडिया डज नॉट शाइन व्हेन ओनली सम ग्लीम। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है रिगार्डिंग द इनइक्वालिटी इन इंडिया। देखो इनइक्वालिटी इन इंडिया क्यों है, क्योंकि इंडिया में दिक्कत हमने जैसे कोविड के टाइम में भी देखा, कोविड के टाइम में हमने देखा कि रिच गॉट रिचर एंड पुअर गॉट
पुअरर। दिस वाज अ थिंग विच हैपेंड इन द पैंडमिक ऑल्सो। स्टॉक मार्केट में भी देखो तो जो टॉप कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा हाई चली गई, उनकी सबकी इनकम बढ़ गई, लेकिन जो बेचारे माइग्रेंट्स थे और जो नौकरी कर रहे थे 10 20 25 हज़ार की 15 हज़ार की, वो सबकी नौकरी छूट गई। ठीक है ना, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया है ना, वो सारी चीज़ें हुई। तो वही इन्होंने कि इंडिया तब शाइन नहीं करता है जब केवल कुछ शाइन करें। इकोनॉमिक ग्रोथ का हमको ऐसा आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा जो कि सबको बेटर लाइफ्स प्रोवाइड करे। एवरी वन शुड गेट बेटर लाइफ्स, एवरी वन लिविंग स्टैंडर्ड शुड इंक्रीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है लेकिन बाकियों का नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब ऑथर ने सबसे पहले ग्लोबल इंडाइसेस से कंपेयर किया कि अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर अपन देखें कि बाकी जो पैरामीटर्स हम उसमें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 94 है आउट ऑफ 107। 107 कंट्रीज में हमारी रैंकिंग जो है वो 94 है। वेल्थ हंगर लाइफ इसको निकालता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेल्थ हंगर लाइफ इसको निकालता है, उसमें हमारी रैंकिंग 94 है आउट ऑफ 107, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, मतलब ये ऐसा शो कर रहा है कि मतलब कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा भुखमरी है, लोगों के पास वो प्रॉपर 2 टाइम का खाना खाने के लिए नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 अगर हम देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि अभी रिसेंटली मार्च 2021 में रिलीज की गई थी बाय द UNSDSN, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसको यही निकालता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसको निकालता है। इस रिपोर्ट से हमको ये पता चला कि इंडिया में बहुत लोग खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि अगर हमारी रैंकिंग देखें तो 153 कंट्रीज में वी वर एट 144th प्लेस, मतलब 153 नेशंस में हम 144वें स्थान पे थे। तो फिर इसका मतलब हम क्या समझे, व्हाट कैन बी टेक आउट फ्रॉम दिस, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज़ नॉट गिविंग अ वेरी गुड साइन रिगार्डिंग इंडिया। ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इनइक्वालिटीज़ जो है वो पैंडेमिक के कारण और ज़्यादा वाइडन हो गई। द इनइक्वालिटीज़ हैव वाइडनड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एज वेल। ठीक है, उन्होंने और ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हमने देखा हो तो स्टॉक मार्केट में जो बड़ी कंपनीज थी उनका थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर आप जॉब्स देखो, जॉब लॉस हुए, कितने ज़्यादा जॉब लॉसेस हुए, कितने लोगों का माइग्रेंट लेबर्स की क्राइसिस हमने देख ही ली है ना। एंड द पैंडेमिक हैज़ अकाउंटेड फॉर नियरली 60% इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी में लगभग 60% का इंक्रीज देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ जस्ट द पैंडेमिक। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। एंड ऑथर ने वही कहा कि जो ईज ऑफ लिविंग है ये सेक्रीफाइस होता जा रहा है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। द वेरी गुड लाइन, ईज ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स, ऑफ द पुअर, ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होती जा रही हैं फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड उसके बाद हमने देखा इंडिया में एक और चीज़ हमने देखी कि पैंडेमिक आया, हमको पता चला कि जो ग्लोबल कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको तो फ़ायदा हुआ है, पुअर को नुकसान हुआ है। लेकिन जब बजट आया और इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसमें हमने देखा कि सारी चीज़ें प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही हैं और ज़्यादा कॉरपोरेट्स को फ़ायदा देने की बात की जा रही है। तो ये कुछ समझ नहीं है कि जिस तबके को, यानी जिस ग्रुप को नुकसान हो रहा है उसको आप बढ़ा करके आप किसी ऐसे ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना। तो दैट इज द थिंग। इसमें गांधी जी का मुझे कोट याद आता है, गो बैक टू विलेजेस। वो बोलते थे कि सिटीज तो ऑलरेडी डेवलप हो रही हैं, मुंबई को और कितना डेवलप करोगे, मुंबई तो ऑलरेडी डेवलप है। सारी चीज़ें मुंबई में खोलने से कुछ नहीं होगा, आप विलेजेस को डेवलप करो, जो एरिया डेवलप नहीं है, जो टच नहीं हुए उनको टच करने की कोशिश करो। ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच वी शुड फोकस ऑन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट, अगर ग्लोबल असेसमेंट किया जाए, इंडिया रैंक्स 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज इन वाटर क्वालिटी एंड 179 आउट ऑफ 180 इन द एयर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी और एयर क्वालिटी में हमारी रैंकिंग अगर देखी जाए तो 122 कंट्रीज में हमारी रैंकिंग 120 पर आएगी और 180 कंट्रीज में हमारी रैंकिंग 179 पर आएगी। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब कहना चाहिए कि पोल्यूशन के लेवल में हमारा स्टैंडर्ड है। तो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट टू वन थिंग इज दैट कि what we are doing is that we are sacrificing everything else, we are sacrificing the ease of living for ease of doing business। and हम प्रमोट तो कर रहे हैं अपने बिजनेसमैन को, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि सिर्फ बिजनेसमैन इस कंट्री को नहीं बनाते हैं, इस कंट्री को बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे सेक्शंस मिल करके बनाते हैं। सिर्फ जीडीपी अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो क्या हम सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं या फिर हम क्वालिटेटिव टर्म्स को भी इंक्लूड करेंगे? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो जीडीपी अगर हम देखें,
तो ये केवल और केवल एक क्वांटिटेटिव टर्म है। दिस इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, मतलब कि ये बताता है कि कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये नहीं बताता है कि देखो सपोज कि इससे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचेगा, इससे गरीब आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हमको फोकस करना है अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में करना है हमको फोकस, ना कि जस्ट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटेटिव उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर व्हाट वी नीड टू फोकस इज ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ जीडीपी ऑल्सो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। रोड टू प्रोग्रेस, यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये दिखाया जा रहा है कि जो वुमेन है उनके लिए जो डेयरी फार्मिंग है या कोऑपरेटिव सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एंड दैट इज गिविंग देम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कुल मिलाकर के वुमेन की अगर ग्रोथ देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड डेयरी फार्मिंग। और जो इसमें मेन रेगुलेटर है डेयरी फार्मिंग का वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, और वो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो और बढ़े, और न केवल पार्टिसिपेशन बढ़े बल्कि उनका जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो, और उनकी जो अंदर जो भी मतलब पॉवर्टी या जो भी चीज़ें हैं उन सबसे वो बाहर निकले, ठीक है ना। ये आपको याद है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, चलो। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में आप देख लो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 1965 में बना था। कब बना था? 1965 में बना था, ये आप लिख सकते हो। और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था उस समय, जो डेयरिंग सेक्टर था, तो उसको दूर करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था 1965 में, ठीक है ना। इसको इनिशियली तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रखा गया था। इनिशियली ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का पार्ट था, ठीक है ना। बट बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था विद द इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन के साथ इसको मूव कर दिया गया था। और फिर उसके बाद ये एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया कंपनीज एक्ट 1956 में, है ना। और ये आया था एनडीडीबी एक्ट 1987, फिर फाइनली इसका एनडीडीबी एक्ट 1987 आया, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1987 आया, जो कि 12 अक्टूबर 1987 से था। एंड दिस इज एक्टिंग एज ए नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन। ये इस एक्ट के थ्रू एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो कि इस सेक्टर को हैंडल करता है। एक चैलेंज भी बताया गया है कि क्या है, वो है इंफॉर्मेशन सिमिट्री। अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको केवल 50 से 70% ऑफ द रिसोर्सेज, 50 to 70% ऑफ द रिसोर्सेज दैट लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं। मतलब उनके पास केवल 50 से 70% रिसोर्सेज हैं जो कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास है, जो एक्सेस है उनके पास, ठीक है ना। एंड कुल मिलाकर के जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है जो बड़े फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, और उनके जो कम है, स्मॉल है, वहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है ना। ये एक इन्फॉर्मेशन सिमेट्री ज़रूर है, एसिमेट्री कहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जरूर है, जो कि दूर किए जानी जरूरी है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। रिसर्चर्स फाइंड अ न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज। ये पहली बार है जब एक बटरफ्लाई स्पीशीज का डिस्कवरी किया है ऑल इंडिया रिसर्चर टीम ने। एक ऑल इंडिया रिसर्चिंग टीम है जिसने कि एक बटरफ्लाई डिस्कवर की है इन द वेस्टर्न घाट्स। और इस जो इनको जो बोलते हैं, इन जो बटरफ्लाई इनको स्टडी करते हैं उनको लेपिडोटेरिस्ट बोलते हैं, लेपिडोटेरिस्ट्स बोलते हैं। एंड दे हैव एडेड अ न्यू स्पीशीज इन द लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज इन इंडिया। इसका नाम है नाकाडूबा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवम। याद रखिएगा, नाकाडूबा सिन्हाला रामास्वामी सिवन, ठीक है ना। तो ये अगस्त मलाइज जो कि वेस्टर्न घाट्स में है वहाँ लाई करता है, वहाँ पर इन्होंने खोज निकाला है नाकाडूबा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन। और नाकाडूबा जो है ये उसका जीनस है, द नेम ऑफ द जीनस इज नाकाडूबा जीनस, एंड इट हैज़ बीन साइटेड बाय दिस टीम, याद रखिएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट स्पीशीज बिलोंगिंग दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय एन ऑल इंडियन रिसर्चर टीम इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। एस जयशंकर सेज इंडिया बैक्स अफगान तालिबान डायलॉग। तो एस जयशंकर जी ने ये कहा है कि इंडिया जो है वह अफगान तालिबान के जो डायलॉग है उसको सपोर्ट करते हैं, इंट्रा अफगान निगोशिएशंस को सपोर्ट करते हैं। अब देखो इंडिया को भी ये क्लियर हो गया है कि बिना तालिबान के बारे में रेफरेंस दिए अब बात पॉसिबल नहीं है अफगानिस्तान की, क्योंकि जब आप सबको पता है कि यूएसए खुद इतनी वैल्यू दे रहा है तालिबान को बाय देयर दोहा टॉक्स। दोहा के बारे में आपने पता होगा आपको दोहा टॉक्स के बारे में, विच वर द टॉक्स बिटवीन यूएसए एंड तालिबान। तो दोहा टॉक्स आर बिटवीन यूएसए एंड तालिबान। तो जब यूएसए जैसी कंट्री खुद इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है तो आप बार बार ये नहीं बोल सकते कि हम बात ही नहीं करेंगे या हम तालिबान के बारे में बात नहीं करेंगे। यू विल हैव टू टॉक अबाउट तालिबान ऑल्सो। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी ने फर्स्ट क्लियर सपोर्ट दिया है इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस को, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़रूरी है। और ये बात कहाँ चल रही थी, ये 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में चल रही थी, ताजिकिस्तान में हो रहा था, ठीक है ना। 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे हो रहा है, ताजिकिस्तान में हो रहा है, ठीक है ना। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है, ताजिकिस्तान में हो रहा है। और 9th एडिशन है इसका, याद रखिएगा 9th एडिशन है इसका, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, हार्ट ऑफ एशिया को इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है। इसको लिख लो आप लोग, हार्ट ऑफ एशिया को इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है, इस्तांबुल प्रोसेस, ठीक है ना। याद रखिएगा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है, इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कब हुई थी, तो 2 नवंबर 2011 को 2011 में स्टार्ट हुआ था। 2 नवंबर 2011 इस्तांबुल टर्की से ये स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है। और इसका जो मेन पिलर है, मतलब कि जैसे इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, तो जो मेन पिलर है वो है कि अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करना है, अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करना है। अकॉर्डिंग टू दिस पिलर देयर इज अ नीड टू इस्टेब्लिश पीस इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं, तो अफगानिस्तान इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आपका अज़रबैजान आता है, आपका चाइना आता है, इंडिया आता है, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूएई। ये कंट्रीज़ हैं जो कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस यानी कि इस्तांबुल प्रोसेस का पार्ट हैं। 2011 में ये स्टार्ट हुआ था नवंबर में। और ये बेसिकली याद रखिएगा जो इसको स्टार्ट करने का कारण तो जैसे टेररिज्म, नारकोटिक्स, पॉवर्टी, एक्सट्रीमिज्म, इन सबसे लड़ना है, लेकिन मेन इसका एक और काम ये भी है कि ये अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करना चाहता है, ठीक है ना। देखो इसके 3 मेन पिलर है। पहला है पॉलिटिकल कंसल्टेशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन अफगानिस्तान। सिंपल सी बात है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो इसके 3 जो पिलर हैं बेसिक, 3 इसके बेसिक काम है। मेंबर्स मैंने आपको बता दिए, 3 इसके बेसिक काम है। पहला इसमें है आपका पॉलिटिकल कंसल्टेशन फॉर अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए है। दूसरा है सस्टेन्ड डेवलपमेंट अप्रोच टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इस्टेब्लिश करना सस्टेन्ड डेवलपमेंट अप्रोच के साथ, ठीक है ना। एंड ग्रेटर यूनिटी एंड कोहरेंस लाना, एंड ये भी चीज़ वहीं से रीजनल प्रोसेस के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अफगानिस्तान में, ठीक है ना। कोहरेंस लाना, यूनिटी लाना, कोऑपरेशन लाना फॉर अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 9th एडिशन है जो कि अभी हो रहा है, एंड ये आपको याद भी रखना है ना। कहाँ पे हो रहा है ये आपका हो रहा है ताजिकिस्तान में। इट वॉज इन ताजिकिस्तान। जो 9th एडिशन है वो कहाँ पे हो रहा है, ताजिकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। और इसका जो 2016 वाला एडिशन था, यानी कि जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन 6th था, ये 2016 में जो हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन 2016 में हुआ था 4 दिसंबर 2016 को, वो आपका अमृतसर में होता। तो इंडिया में भी हो चुका है ऑलरेडी ये चीज़। कब हो चुका है, 2016 वाला एडिशन। 2016 का एडिशन जो हुआ था वो आपका 6th एडिशन था, याद रखिएगा। दैट वाज द 6th एडिशन, 2016 का 6th एडिशन था। और वो आपका हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते
करते हैं प्ली टू सुप्रीम कोर्ट टू सेव द एकेडमिक फ्रीडम। अब टीचर्स ने कहा है कि भैया एकेडमिक फ्रीडम को बचाने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली भी गई है। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐप्ट होगा कि आपको एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बता दूं। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स एक ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, वो निकालता है, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। और इसके साथ फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी और स्कॉलर्स एट रिस्क ये और वी देम इंस्टीट्यूट ये मिलकर के निकालते हैं। फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी, स्कॉलर्स एट रिस्क एंड वी देम इंस्टीट्यूट मिलकर के किसके साथ, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के निकालते हैं। और इसमें 0 से 1 के बीच का स्कोर रहता है। बहुत सारे कंट्रीज़ के डेटा ये इंडेक्स नहीं करते हैं, जैसे कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया के डेटा भी ये इंडेक्स नहीं करते हैं। टॉप परफॉर्मर्स इनकी लिस्ट में उरुग्वे एंड पोर्चुगल थे। एंड इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी पुअर था। 0.352 का स्कोर इंडिया को मिल पाया, है ना, याद रखिएगा 0.352 का स्कोर इंडिया को मिल पाया। तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो पॉइंट्स हैं वो 0.1 से डिप हुआ है और काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रही है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। चाइना कट्स हांगकांग्स इलेक्टेड सीट्स। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हांगकांग जो था पहले वो ब्रिटिश का पार्ट था, ठीक है ना। 1997 में ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ दे दी, किसको, चाइना को दे दी, याद रखिएगा आप, 1997 में। लेकिन जब उन्होंने 1997 में इनको दिया था तो उन्होंने कहा कि भैया देखो हम आपको दे तो रहे हैं, लेकिन आप हांगकांग को एक स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन के रूप में ट्रीट करोगे और 50 सालों तक कोई मेजर चेंज नहीं करोगे। एक बेसिक लॉ रहेगा जो कि स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन के लिए रहेगा, वो उसके थ्रू ही ये लॉ, ये रूल किया जाएगा और आप 50 ईयर्स तक कोई चेंज नहीं करोगे, कोई मेजर चेंज, ठीक है ना। यानी कि 2047 तक कोई मेजर चेंज नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चाइना ने, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि चाइना ने पहले तो वहाँ माँ कसम खा ली। 1997 में उन्होंने बोला कि माँ कसम मैं ऐसा ही करूँगा कि जो भी है 2047 तक तो टच भी नहीं करूँगा। लेकिन उसने फिंगर्स जो थी वो क्रॉस करके कसम खाई थी, इसलिए उन्होंने कसम तोड़ दी और कसम तोड़ के उन्होंने हांगकांग में जितने भी बड़े चेंजेस थे वो सारे चेंजेस कर दिए। और अब तो इतना बड़ा चेंज किया है कि पहले जो था वहाँ पे 35 मेंबर्स, जो लेको है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उनकी है, वहाँ पे 35 मेंबर्स, पहले 70 मेंबर काउंसिल है तो 35 मेंबर्स जो थे दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड। नाउ ओनली 20 मेंबर्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है ना। तो 15 मेंबर से रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब 35 माइनस 15, मतलब कि आपका केवल 20 मेंबर्स ही हैं अब जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे, मतलब पीपल्स वोट के थ्रू केवल 30 लोग ही आएंगे, ठीक है ना। और जो लेको है उसको इंक्रीज भी कर दिया गया है, 70 से बढ़ा करके 90 मेंबर्स कर दिया गया है, ठीक है ना। और केवल 20 लोग ही रहेंगे जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे। तो बाकी के 70 जो रहेंगे वो दे विल बी चूजन फ्रॉम द प्रो इस्टेब्लिशमेंट बॉडीज, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बॉडीज से चूज किए जाएंगे। मतलब कितना बड़ा स्वीपिंग रिफॉर्म है एक तरीके से हांगकांग के अंतर्गत ये चाइना के द्वारा, ठीक है ना। एक ग्लोबल ट्रीटी की ज़रूरत है, पैंडेमिक ट्रीटी की। अब WHO ने सब मिल करके बात की है कि एक ग्लोबल ट्रीटी बनाई जाए WHO के साथ मिल करके, ताकि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर कोई पैंडेमिक इस तरीके से आता है तो उसको फेस किया जा सके। फॉर फेसिंग द फ्यूचर पैंडेमिक्स अ न्यू ट्रीटी इज नीडेड। WHO के साथ मिलकर के ट्रीटी एम करेगी किसमें, फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर वायरस पैथोजेंस, टेक्नोलॉजी टू टैकल द पैंडेमिक एंड प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन्स एंड शेयरिंग दीज वैक्सीन स्विफ्टली एंड इक्विटेबली अमंग द नेशंस। तो इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हुए एक ट्रीटी की ज़रूरत है जो कि ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, इन्फ्लेशन एट वरीसम लेवल्स, ऑयल प्राइसेस विल कीप अप द प्रेशर। तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ता जा रहा है और इस कारण से इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन सी रेंज में रखती है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखती है 4 + -2% की रेंज पे रखती है इन्फ्लेशन को। मतलब कि 2% से लेकर के 6% तक के बीच में होना चाहिए, लेकिन अब ये 6% के लेवल को भी इन्फ्लेशन पार कर चुका है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। CPI इन्फ्लेशन की बात चली तो बता दूं, CPI जो है वो अलग अलग कैटेगरी में निकलता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, CPI फॉर रूरल लेबर्स, CPI फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। इसमें से जो पहले तीन है, यानी कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, CPI फॉर रूरल लेबर्स, ये लेबर ब्यूरो निकालता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। और CPI रूरल अर्बन कंबाइंड जो है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है ना।
अगली जो न्यूज़ है वो है वर्क विद इंडिया ऑन फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। सीतारमन जी ने कहा है, निर्मला सीतारमन ने कहा है एनडीबी को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ये कहा है, जो कि ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है, कि भैया आप आइए और इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनको इन्वेस्ट कीजिए। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2014 में बना था, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसने अभी तक 18 प्रोजेक्ट्स इंडिया के जिनको अप्रूवल दिया है ना, लगभग $2 बिलियन का लोन सपोर्ट इसने दिया है। अब निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि और ज़्यादा आपको करना चाहिए सपोर्ट, ठीक है ना। ब्रिक्स बैंक जो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स स्टेट्स के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था ब्रिक्स का, वो 5th ब्रिक्स समिट जो कि डरबन में हुआ था साउथ अफ्रीका 2013 में, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। एग्री हुआ था 2013 में ही एग्री हो गया था, ठीक है ना। कहाँ पे? डरबन में 5th ब्रिक्स समिट हुआ था डरबन में, ठीक है ना, वहाँ पे। और इसको जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मल जो फॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट का, वो 2014 में 6th ब्रिक्स समिट फोर्टालेजा में हुआ, जो कि ब्राज़ील में हुआ। फोर्टालेजा ब्राज़ील में इसका 6th ब्रिक्स समिट हुआ एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसको याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? शंघाई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। मैं आपको आंसर्स बता दूं जो क्वेश्चंस मैंने आज पूछे थे आपसे। तो पहला सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से लेक्स कौन सी कहाँ पर है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको मिलती है लेक मंजाला। देखो, जैसे आप अगर इस तरीके से स्वेज कनाल है ना पूरी, तो यहाँ पर एक लेक मंजाला है, देन आपकी लेक टिम्सा है, देन ग्रेट बिटर लेक है और लिटिल बिटर लेक है, ठीक है ना। तो मंजाला, टिम्सा, ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर, ये ऑर्डर होगा। तो इसका होगा 2143, ऐसा होगा 2143। बी विल बी द आंसर। अरोमा मिशन जो है वो बेसिकली मेडिसिनल, एरोमेटिक मेडिसिनल क्रॉप्स के लिए है ना, कैश क्रॉप्स के लिए नहीं, एरोमेटिक मेडिसिनल क्रॉप्स के लिए है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। देन तीसरा क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसको वर्ल्ड बैंक निकालता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एंड अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक भी किया करिए और शेयर भी किया करिए ना। दैट इज द थिंग जिसके लिए, मतलब हम लोग भी इसीलिए बना रहे हैं ना, क्योंकि हमको भी अच्छा लगता है जब आप लोग तारीफ करते हैं, जब आप उसको शेयर करते हो। सो दैट इज इट। दैट इज दिस सोल रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।